कल संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए दुनिया को इन दोनों देशों के रवैये से उभर रहे बड़े खतरे को लेकर आगाह किया। चीन की भी विस्तारवादी नीति पर पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है और इसके साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ 5 अस्थायी सदस्य के होने को लेकर भी बदलाव की नसीहत दी। पीएम मोदी ने अमेरिका से देश के लिए रवाना होने से पहले ट्वीट कर कहा है कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। दुनिया के सबसे बड़े मंच से पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 यूएन में पीएम मोदी। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आतंक परस्त पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान राज को लेकर भी दुनिया को संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये तय करना होगा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकी हमलों के लिए न हो पाए। इसका भी ध्यान रखना होगा कि कोई देश अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल न कर पाए। पीएम का इशारा अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी को लेकर था। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को बदलती दुनिया और वक्त के साथ बदलाव करने की नसीहत दी। पीएम मोदी ने महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर समय पर कोई काम नहीं होता है तो समय भी उस काम को तवज्जो नहीं देता। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में यूएन पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। क्लाइमेट क्राइसिस और कोविड के दौर में हमने इन सवालों का सामना किया। अफगानिस्तान में बदले हालात और प्रॉक्सी वॉर के दौर में ये सवाल गहरे हुए हैं। चीन का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने उसकी विस्तारवादी नीति पर सवाल उठाए। साउथ चाइना सी में चीन की चालाकी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत हैं। ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज का हम यूज करें, अब्यूज नहीं। समंदर इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है, इन्हें विस्तार और काटने से बचाना होगा। इसके लिए दुनिया को एक साथ आवाज उठानी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने 12 साल के बच्चों के लिए डीएनए वैक्सीन तैयार कर ली है। आरएनए और नेजल वैक्सीन पर काम अंतिम दौर में है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक बार फिर दुनिया के प्रति जिम्मेदारी निभाने को तैयार है, इसलिए फिर वैक्सीन एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है। इसके साथ उन्होंने कंपनियों को भारत में वैक्सीन बनाने का न्योता भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन की टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीओ को संबोधित कर रहा है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। अमेरिका की 3 दिनों के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी अमेरिका से अपने साथ 157 अनमोल तोहफे भी लेकर आ रहे हैं। अमेरिका ने पीएम मोदी को भगवान बुद्ध की कई 100 साल पुरानी मूर्ति समेत 157 कलाकृतियां लौटाई हैं, जिन्हें तस्करी कर कभी अमेरिका ले जाया गया था। पीएम मोदी आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों में प्रदूषित पानी की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत लोगों को पीने का शुद्ध जल मुहैया कराने की मुहिम में लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत विकास करता है तो दुनिया का विकास होता है। कोरोना ने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी को और डाइवर्सिफाई किया जाए। हमने भी आत्मनिर्भर भारत के तहत इसकी शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के बाद न्यूयॉर्क से रवाना होते वक्त पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए कई भारतीय होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। लोगों के बीच जाकर पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे के साथ वंदे मातरम का भी उद्घोष किया। तालिबान के तांडव से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार फांसी पर लटकाए जा रहे हैं लोग। तालिबान का जुल्मो सितम, विरोधियों का सिर कलम। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तालिबान की नो एंट्री। दुनिया भर में तालिबान के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। नए तालिबान का दावा करने वाली अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपने पुराने ढर्रे पर आ चुकी है। तालिबान ने पत्रकार हुनर अहमद को मारकर फांसी पर लटका दिया। एक दूसरे घटनाक्रम में तालिबान ने 4 संदिग्ध अपहरणकर्ताओं की हत्या कर दी और उनके शवों को फांसी पर लटकाकर सार्वजनिक प्रदर्शन किया। तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें अब आम हो गई हैं। देखिए रात के अंधेरे में किस तरह एक आदमी का सिर कलम किया जा रहा है। काबुल और उत्तरी प्रांतों जैसे बागलान और बदख्शां में तालिबान आतंकी अपने विरोधियों को पकड़कर उनका सिर कलम कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने विदेशियों के साथ काम किया है उनकी भी हत्या कर रहे हैं। तालिबान राज में क्रूरता की सारी हदें पार हो गई हैं। पंजशीर घाटी से आई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तालिबानी आतंकी मामूली आरोप में पकड़े गए युवक को बारी बारी से कोड़े मारकर पीट रहे हैं, जबकि तालिबान बार बार ये दुहाई देता रहा है कि अब वो पहले से बदल गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, उसका अनुरोध खारिज कर दिया गया है। वहीं अफगानिस्तान के वर्तमान मान्यता प्राप्त राजदूत गुलाम इसाकजाई का नाम स्पीकर की लिस्ट में शामिल है। तालिबान ने अफगानिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के लिए अपने राजदूत को नामित किया था और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र भी लिखा था। अफगानिस्तान में तालिबान राज और अफगान महिलाओं के खिलाफ जारी प्रतिबंधों से नाराज लोगों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। कई प्रदर्शनकारी ऐसे भी थे जो अफगानिस्तान से शरणार्थी बच्चे के रूप में अमेरिका आए थे और अब वो वयस्क हो चुके हैं। तालिबान के विरोध में अब दुनिया भर में आवाज बुलंद होने लगी है। इटली की राजधानी रोम में सैकड़ों लोगों ने रैली की और अफगान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। उनके हाथों में तख्तियां थी जिसमें लिखा था लेट्स नॉट अबॉन्डन देम, यानी उन्हें त्याग नहीं दें। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अब अपनी ताकत और बढ़ाने में जुटा है। एक हेलीकॉप्टर ने काबुल के ऊपर से उड़ान भरी जो अफगान नेशनल आर्मी के हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है। यह नजारा अमेरिका की वापसी के बाद दुर्लभ हो गया था। ऐसा लगता है कि तालिबान ने कुछ हेलीकॉप्टरों की मरम्मत कराई है और उसको उपयोग में लाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद इस्लामी व्यवस्था लागू है और हर तरह की हराम चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने रात में काबुल के ऊंचे इलाके में शराब पी रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया और मामला अदालत को सौंप दिया। तालिबान के संविधान में क्रूर सजाओं का प्रावधान जारी रहेगा। तालिबान के फाउंडर मेंबर मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि गलती करने वालों की हत्या करने और अंग भंग किए जाने का दौर जल्द लौटेगा, लेकिन इस बार शायद ये सार्वजनिक नहीं होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से खुश होने वाला पाकिस्तान अपने घर में बलूचिस्तान में विद्रोह की आग में जल रहा है। पाकिस्तान में शरण लेने वाला अफगानी आर्मी के कर्नल को किसने किया अगवा? मानवाधिकारों के दमन को लेकर घिरा चीन ने खुद को पाक साफ बताने के लिए कौन सी चाल चली है? और ताइवान में फिर घुसे चीन के 24 वॉरप्लेन। आतंकी और दगाबाज मुल्कों की साजिशों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और बलूच लड़ाकों के बीच जंग जारी है। कल बलूचिस्तान के लड़ाकों ने पाक आर्मी के काफिले पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के कई जवान मारे गए हैं। आईईडी लगाकर पाक आर्मी के वाहन को भी उड़ा दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार के खिलाफ यहाँ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से जान बचाने के लिए देश छोड़ पाकिस्तान में शरण लेने वाले अफगान आर्मी के कर्नल बशीर होटक को कल अगवा कर लिया गया है। कर्नल होटक अपने रिश्तेदार के घर रह रहे थे। रिश्तेदारों ने बताया है कि कुछ अज्ञात हथियारबंद लोग अगवा करके उन्हें अपने साथ ले गए। अगवा करने के पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे की सीएफओ मेंग वांझाओ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बनी सहमति के बाद मेंग को कनाडा की गिरफ्त से रिहा कर दिया गया है। मेंग कल कनाडा से बीजिंग एयरपोर्ट पहुंची। हुआवे की संस्थापक की बेटी मेंग को साल 2018 में अमेरिका के कहने पर कनाडा में नजरबंद किया गया था। अमेरिका ने धोखाधड़ी के केस में मेंग को नजरबंद करवाया था। हुआवे कंपनी की सीएफओ की रिहाई के साथ चीन ने भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए कनाडा के 2 नागरिकों को रिहा कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि रिहाई के बाद माइकल कोवरिंग और माइकल स्वैपर चीन से अपने घर वापस आ गए हैं। हुआवे और अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के बीच हुए समझौते के बाद ही कनाडा के दोनों नागरिकों की रिहाई संभव हो पाई है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के ऑक्स गठबंधन को लेकर चीन तिलमिलाया हुआ है। खुद को घिरता देख चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर परमाणु हमले की धमकी दी है। यूएन में चीन के पूर्व राजदूत शान जुकांग ने कहा है कि परमाणु हथियार की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को चीन अब खत्म करे। अमेरिका में क्वाड की बैठक के बाद साउथ चाइना सी में अमेरिका का सबसे विध्वंसक वॉरशिप रोनाल्ड रीगन की तैनाती की तैयारी की खबर मिलने से ही चीन बौखला गया है। दरअसल क्वाड की बैठक के दौरान अमेरिकी नेवी की पैसिफिक फ्लीट ने सी में इसकी तैनाती का ऐलान किया है। अमेरिका के इस कदम से चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके जवाब में वो क्या फैसला करे। यूएसएस रोनाल्ड रीगन एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। परमाणु क्षमता से लैस इस युद्धपोत की रफ्तार 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये सुपर कैरियर 1000 टन से ज्यादा बारूद और 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान साथ लेकर चलता है। इस युद्धपोत पर 5000 से ज्यादा नेवी के कमांडो मौजूद रहते हैं। साउथ चाइना सी में तैनाती की खबर यूएस पैसिफिक फ्लीट की ओर से ट्वीट करके दी गई है। ताइवान ने एक बार फिर चीन पर उसकी सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी मीडिया ने ताइवान के हवाले से कहा है कि चीन ने ताइवानी सीमा में 24 वॉरप्लेन भेजे हैं। चीन और ताइवान के बीच चल रहे तनाव के बीच पिछले 2 सालों में ये तीसरी बार सबसे बड़ी चीनी घुसपैठ है। बाद में चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में उड़ान भरते हुए वापस लौट गए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार काउंसिलिंग की 48वें सत्र के दौरान चीन ने अपने यहाँ मानवाधिकारों के दमन के सच को झुठलाने के लिए बड़ा प्रोपेगेंडा अभियान चलाया है। चीन ने अपने समर्थन में पाकिस्तान समेत 65 देशों से यूएनएचआरसी में संयुक्त बयान दिलवाकर मानवाधिकारों के दमन के आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश की। संयुक्त बयान में कहा गया है कि ये चीन के अंदरूनी मामलों में दखल है।
पीएम मोदी आज उद्यमियों से करेंगे मन की बात। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। आज पंजाब में चन्नी कैबिनेट का होगा विस्तार और आज जम्मू कश्मीर के डल झील के ऊपर गरजेंगे सुखोई और चिनूक। देश की अहम खबरों को जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारोबारियों और एक्सपोर्टरों से मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात की 81वीं श्रृंखला होगी। दिल्ली में मोतीबाग के राम मंदिर पार्क में पीएम के कार्यक्रम को लाइव सुनने की व्यवस्था की गई है, जिसमें जेपी नड्डा मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये राज्य हैं झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। बैठक सुबह 11 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल होंगे। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट का आज विस्तार होगा। नए मंत्री शाम 4:30 बजे राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पंजाब कैबिनेट के नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई है, जिसमें 15 मंत्री शामिल हैं। कैप्टन के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। आज जम्मू कश्मीर की वादियों में एयरफोर्स के एयर शो देखने का रोमांच हासिल होगा। सुबह 8 बजे से श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयर शो की शुरुआत होगी। इसमें सुखोई और मिराज जैसे योद्धाक विमान आसमान में कलाबाजियां लगाते देखे जा सकेंगे। कश्मीर के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव समारोह की श्रृंखला के तहत एयर शो का आयोजन किया गया है। हिंदू मुस्लिम को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। वे मुस्लिम आबादी को लेकर अपने दिए बयान पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जन्म दर घटी है। और 51 से लेकर आज तक का सेंसस के फिगर्स आप लेके आ जाइए, मैं प्रमाणित कर दूंगा। बंगाल की खाड़ी से एक और चक्रवर्ती तूफान गुलाब आने वाला है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए अलर्ट जारी किया है। ये चक्रवात आज शाम तक उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों की ओर बढ़ सकता है। इसमें कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने उधर से गुजरने वाले कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आपदा से बचाव के लिए राहत टीमें तैनात कर दी गयी है। हैदराबाद में कल शाम से भारी बारिश हो रही है, जिसमें कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। गोल्डन टेम्पल के पास ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे में एक युवक गिर गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। नारसिंगी पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। देश में कोरोना संक्रमण के नए केस में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 28,000 नए केस सामने आए और करीब 26,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 258 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के करीब 2,96,000 एक्टिव केस हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती शुरू हो गई है। श्रीनगर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खोलने के लिए कहा गया है। आने वाले दिनों में कर्फ्यू को और बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी सांसद पर हमले के आरोप में कांग्रेस के किस बड़े नेता के नाम हुई एफआईआर? दिल्ली की रोहिणी कोर्ट शूट आउट केस में कितने बदमाश हुए अरेस्ट? सीएम योगी आज कहां करेंगे किसान संवाद और कहां मंदिर की संपत्ति के विवाद में पुजारी और 3 साधुओं पर हुआ जानलेवा हमला? राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 प्रदेश विशेष। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता पर हमला किया गया। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर शाम तक लखनऊ वाराणसी हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी समेत 77 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहिणी कोर्ट शूट आउट केस में 2 और बदमाशों उमंग और विनय को गिरफ्तार किया है। ये कल कोर्ट में वारदात के लिए दोनों हमलावरों को भगाने के लिए कार लेकर कोर्ट परिसर में खड़े थे, लेकिन उनके मारे जाने की खबर के बाद ये भाग गए थे। उमंग ने बताया कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के निर्देश पर ये वारदात में शामिल हुआ था। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूटआउट के बाद पुलिस में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रैंक में बड़े ट्रांसफर्स किए गए हैं। 29 डीसीपी का तबादला किया गया है। रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को दिन दहाड़े जज के सामने करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। अदालत की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसका आयोजन बीजेपी किसान मोर्चा ने किया है। सीएम योगी इस दौरान किसानों से जुड़े कई बड़े ऐलान कर सकते हैं, जिसमें गन्ने की कीमत बढ़ाने को लेकर ऐलान भी संभव है। कुछ दिनों पहले यूपी सरकार ने किसानों पर दर्ज पराली जलाने से संबंधित मामले वापस किए हैं। यूपी के नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने से गुर्जर समाज के लोग गुस्से में हैं। उन्होंने इसे अपने स्वाभिमान से जोड़ दिया और आज दादरी में महापंचायत बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मिहिर भोज कॉलेज में प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था।
दिल्ली एम्स में अब एक दिन में 50,000 ब्लड सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे और रिपोर्ट महज 2 से 3 घंटे के भीतर आ जाएगी। इसके लिए दिल्ली एम्स में खास लैब तैयार किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल इसका उद्घाटन किया। यूपी के बाराबंकी जिले में पुजारी और 3 साधुओं पर जानलेवा हमला किया गया। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देवीदास मंदिर की है, जहां कुछ दबंगों ने मंदिर की संपत्ति को लेकर पुजारी और साधुओं पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। योगीराज में अब बदमाशों की अकल ठिकाने आने लगी है। सहारनपुर में एक गैंगस्टर थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने अपने गुनाह से तौबा करने की कसम खाने लगा। गैंगस्टर का मुलजिम हूँ मैं, माही का रहने वाला हूँ। मैं आज के बाद कोई गुनाह नहीं करने का, अपना कानून का बदले आज के बाद कोई अपराध नहीं करने का। मुझे पुलिस से बहुत डर लगा। हरियाणा के मेवात में बोरवेल की सफाई कर रहे 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इसमें 2 चचेरे भाई हैं। हादसे के बाद से नीमका सहित आसपास के इलाके में मातम का माहौल है। कल दोपहर को एक व्यक्ति बोरवेल के अंदर घुसा था। दम घुटने के कारण जब शोर मचाया तो 3 और लोग अंदर गए तो उनकी भी मौत हो गई। और एक हार से हैदराबाद T20 लीग के प्लेऑफ से हुआ बाहर और दूसरी तरफ दिल्ली ने राजस्थान को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह करीब करीब पक्की कर ली है। आज भी T20 लीग में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। T20 लीग से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 T20 लीग में। T20 लीग में कल खेले गए दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पंजाब किंग्स से 5 रन से हार गई। हैदराबाद को जीत के लिए 126 रनों का लक्ष्य मिला था। एक वक्त में लग रहा था कि हैदराबाद की टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन हैदराबाद की टीम हाथ में 3 विकेट रहते आखिरी ओवर तक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। हैदराबाद की टीम 7 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। पंजाब के खिलाफ मुकाबले में 5 रन से हारने के बाद हैदराबाद की टीम T20 के लीग के मौजूदा सीजन के प्लेऑफ से बाहर हो गई है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक खेले 9 मैचों में से सिर्फ 1 मैच ही जीत पाई है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए हैदराबाद को पंजाब के खिलाफ मुकाबला किसी भी हाल में जीतना था। हैदराबाद की टीम भले ही हार गई, लेकिन जेसन होल्डर के बतौर ऑलराउंडर प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। जेसन होल्डर ने पहले गेंदबाजी में कमाल करते हुए सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम को जीत के करीब लेकर पहुंचे। होल्डर ने 29 गेंदों में नाबाद 47 रन की पारी खेली। होल्डर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पंजाब के बल्लेबाजों ने तो निराश किया, लेकिन उनके गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन कर टीम को शानदार जीत दिला दी। रवि बिश्नोई ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी ने विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर और केन विलियमसन का विकेट लिया। इससे पहले बल्लेबाजी में कप्तान KL राहुल, मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल कुछ खास नहीं कर पाए। हैदराबाद की गेंदबाजों ने तो पंजाब को 125 रन के स्कोर पर रोककर अपना काम कर दिया था, लेकिन बल्लेबाजों के फ्लॉप शो की वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की ओर से डेविड वार्नर एक बार फिर फेल साबित हुए। उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए, जबकि कप्तान केन विलियमसन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। होल्डर और रिद्धिमान साहा को छोड़कर कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। कल खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को 33 रन से हराकर मौजूदा सीजन में प्लेऑफ में अपनी जगह करीब करीब पक्की कर ली है। दिल्ली ने राजस्थान को जीत के लिए 155 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन संजू सैमसन की 70 रनों की नाबाद पारी के बावजूद राजस्थान की टीम 6 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से 43 रन की पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच बने। T20 लीग में आज भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और इयोन मॉर्गन की कप्तानी में खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। ये मुकाबला अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। UAE में शुरू हुए T20 लीग के दूसरे सीजन में दोनों टीमों ने अपने दोनों मैच जीते हैं। अब देखना होगा कि आज कौन सी टीम जीत का हैट्रिक लगाती है। T20 लीग में आज दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। मुंबई और बैंगलोर को लीग के दूसरे फेज में खेले दोनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इस लिहाज से दोनों टीमों को किसी भी हाल में जीत चाहिए। मुंबई के लिए अच्छी खबर ये है कि आज के मैच में उनके लिए हार्दिक पांड्या खेलेंगे। T20 लीग के पॉइंट टेबल में दिल्ली की टीम 16 अंकों के साथ टॉप पर है, वहीं चेन्नई की टीम 14 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। आज चेन्नई के पास भी टॉप पर पहुंचने का मौका है। बेंगलोर की टीम 10 अंक के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि कोलकाता की टीम 8 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। आखिरी पायदान पर चल रही हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।